हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और वैसे भी आज क्या है, नई साल, और इसे बोलते हैं हम हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी बच्चों, आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका, वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या जिसे हम कहते हैं एपी। तो एपी के बारे में आज हम डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एपी को पढ़ते हैं। एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो इसमें बोला गया समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म जो होती है एपी की, वो किस तरीके से होती है, एपी को हम बनाते कैसे हैं। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मैंने कोई एक नंबर लिया और इसका नंबर का नाम क्या था मेरे भाई, ए। उसके बाद क्या आया, ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट, ऐसे चला गया। इस प्रकार से जो नंबर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, एपी। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से भी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो जैसे मान के चलो, मैंने 2 ले लिया, मैंने 4 ले लिया, मैंने 6 ले लिया, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से ये नंबर चलता रहेगा। ईपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इस बात की पुष्टि हम कैसे करेंगे। इस बात की पुष्टि सिर्फ एक ही तरीके से की जा सकती है, हमारे पास होता है डी। और मैं आपको बता दूं, डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या है, ये हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये ऐसे निकालेंगे, ए2 में से हमें क्या माइनस करना होता है, ए1 माइनस करना होता है, यानी दूसरे वाले टर्म में से पहला वाला टर्म निकालते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये नंबर एपी है या नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इनका सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके लिए आप ये काम कर लिया करना, जैसे देखो आप क्या लिखोगे, ए2 माइनस ए1 और इजकल टू क्या हो जाएगा, ए3 माइनस के ए2। अगर ये दोनों नंबर ये सभी इक्वल हैं तो आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो आप क्या कह दोगे, ये एपी में है। तो इसके देखो कुछ फॉर्मूले, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले बोला गया समांतर श्रेणी का एनवा टर्म, यानी nth टर्म ऑफ एपी। जो समांतर श्रेणी का n टर्म पूछा जाएगा उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो फॉर्मूला लिखा हमने ए एन बराबर, क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात आती है एक, ए एन क्या है, यह है लास्ट टर्म, इसे हम बोलते हैं अंतिम पद। ठीक, इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, एन क्या है, नंबर ऑफ काउंटिंग, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। और डी बराबर डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, डी बराबर ए टू माइनस के ए वन, ये दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है एल बराबर, एक फॉर्मूला एल बराबर भी होता है। एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आ जाइए समांतर श्रेणी का अंत से एनवा पद, कहां पूछा जाए, nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लास्ट से। अगर आपसे लास्ट से पूछा जाए, अंत से पूछा जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है एल माइनस के एन माइनस 1 इंटू डी। जब लास्ट से पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना। जैसे मैं कह दूं अंत से 12वां, कौन सा, लास्ट से 12th टर्म, ठीक है, अंत से, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद समांतर श्रेणी के एन पदों का योग, क्या पूछ रहा है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी। एपी के एन पदों का योग पूछे, क्या पूछे, सम पूछे, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना, एस एन इजकल टू एन अपन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, या आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे, एस एन इजकल टू एन अपन टू ए प्लस एल। एल क्या होता है आपका लास्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। अगर आपसे पद ज्ञात करने का अगर सूत्र पूछा जाए, अगर कोई पद टर्म निकालने है आपको, पर्टिकुलर टर्म, तो आप उनको कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या होता है, ए एन बराबर एस एन माइनस के एस एन माइनस 1। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। इस वाले चैप्टर में कुछ फॉर्मूले ये रहे, एक फॉर्मूला और होता है, उसको और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, सेक्शन ऑफ टर्म इन एपी, अगर आप एपी को इस प्रकार से डिवाइजेशन करते हैं, जैसे कोई एपी आ जाती है, आपसे एपी के 3 टर्म फाइंड करने के लिए पूछ लिया जाए, तो जैसे 3 पदों के लिए तो ये फॉर्मूला लगेगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना रहेगा, ऐसी कंडीशन पर डी। इस तरीके से अगर आपसे 4 टर्म पूछे गए हो तो आप क्या बनाओगे, एपी ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी। तो ये आपके इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d आ जाएगा। ऐसी 5 टर्म के लिए होता है, ऐसी 6, पर इन दोनों से कभी सवाल पूछा नहीं गया, 2, 3 या 4 से ही ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसी को मैंने आपको समझा दिया, बाकी ये सारा आप नोट कर लोगे या आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसके बाद देखिए, आपको करना क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। चैप्टर नंबर आपका ये 6 है, ट्राइंगल। ट्राइंगल को बोला जाता है त्रिभुज। त्रिभुज एग्जैक्ट में होता क्या है, तीनों ओर से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं भैया, त्रिभुज कह देते हैं। जैसे आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, तो ये आपने बनाया तो ये क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। ये क्या कहलाएगा,
ट्रायंगल। ट्रायंगल भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तीन भुजाओं और तीन कोणों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। वही चीज मैंने बताई थी, तीन भुजाओं। कितनी भुजाओं बेटा? तीन भुजाओं। तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अगर हम तीन भुजाओं की बात करें तो तीन भुजाएं हो गई। कौन सी भुजा? देखो यहाँ पे ए, यहाँ बी और यहाँ सी। देखो एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। तो कितनी भुजाएं हो गई? तीन भुजाएं। कितने एंगल हो गए? देखो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। वही तो हमने बताया, तीन भुजाओं और तीन एंगल से बनी हुई आकृतियों को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। कोई दिक्कत है भैया? कोई परेशानी है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक करके उनको हम समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। भैया त्रिभुज क्या होती है? ट्रायंगल क्या होती है? तीनों साइड से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। जैसे कि आप इस वाले इमेज में देख रहे होगे, आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, ये तीनों ओर से घिरी हुई है, तीनों ओर से, इधर इधर इधर। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। उसके बाद दूसरे टॉपिक की बात करोगे, ये टॉपिक नंबर आपका फर्स्ट था, ये सेकंड है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुत सुंदर बात। उसका कहने का मतलब ये है कि ये मैंने मान के चलो एक्स लिया, ये मैंने मान के चलो वाई लिया और ये मैंने मान के चलो जेड लिया। तो वो ये कह रहा है कि इसके तीनों एंगल का जो सम होगा मेरे भाई, वो कितना होगा? 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है। पहली बात में मैंने आपको क्या बताया? तीनों ओर से घिरी आकृतियां होती हैं। बहुत सुंदर। उसके बाद इनके तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। कोई दिक्कत रही? अब उसके बाद आपसे पूछा गया है तीसरे पॉइंट में, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। ओहो, ये तो थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है। इसमें क्या बोला गया है? किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। सीधी सी बात है। जैसे मान के चलो मैंने इस भुजा को जोड़ा, इस भुजा को जोड़ा, तो भाई सीधी सी बात है, इससे तो बड़ा ही होगा। दो भुजाओं का योग जो है, जो एक भुजा बजेगी उससे ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, वो तो ज्यादा होगा ही। क्लियर है ना? उसके बाद आगे क्या पूछा गया है? आगे देखते हैं फिर क्या पूछा गया है। कुछ विशेष आकृतियां, सम स्पेशल फिगर्स। कुछ सम स्पेशल फिगर्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक फिगर दिया गया है, इसमें पूछा गया सर्वांग सम आकृतियां, कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कौन से? कॉन्ग्रेंट फिगर्स। कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होते हैं? वे आकृतियां जो क्या होती हैं? आकृति में समान हो और माप में भी समान हो, यानी क्या कहलाएंगी? सिमिलर शेप, सिमिलर साइज। इनकी शेप भी सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है जी। कैसी होनी चाहिए? सेम। सेम का मतलब जैसे आप अगर देखोगे, इनकी जो आकृति है, जो इनकी शेप है, वो कैसी होनी चाहिए? सेम। जैसे ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, देखना इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। जैसे ये वाली कितनी है? 3, ये वाली कितनी है? 3, ये वाली कितनी है? 3 और ये वाली कितनी है? 3, ये भी 3 और ये भी 3। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट पूछा गया है, माप में भी समान हो। देखो माप तो हमने ऑलरेडी ले ली। फिगर देखो, इधर भी ट्रायंगल है, इधर भी ट्रायंगल है, इसकी माप इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी, तो दोनों चीजें क्या है? बराबर है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे कि नीचे दिखाया गया, देखो इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी हमारे पास क्या है? सभी की साइड 3 सेंटीमीटर और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वांग समाकृतियां कहलाएंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। कोई दिक्कत है? कब कहलाएंगे? जब इनकी आकृति सेम हो। कैसी हो? आकृति सेम हो और माप भी सेम हो। ठीक है जी, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। आगे बोला गया समरूप आकृतियां। अब बात आती है सिमिलर की। अभी हम पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट, सर्वांग सम, अब पढ़ रहे हैं हम समरूप, सिमिलर फिगर। अब हमें इसमें क्या है? आकृति में समान हो। बहुत सुंदर। यानी आकृति में कैसे हो? सेम शेप होनी चाहिए। शेप कैसी होनी चाहिए? सेम। तो पहला वाला टॉपिक देखते हैं, क्या सेम शेप है? बिल्कुल। देखना, इधर भी वर्ग बना हुआ है, इधर भी वर्ग बना हुआ, यानी दोनों जगह क्या है? स्क्वायर। बहुत सुंदर। तो शेप तो समान है भैया, बहुत बढ़िया। आगे पूछा गया माप समान। माप कैसी हो? समान। कैसी हो माप? समान या असमान हो सकती है। ओहो, माप असमान भी हो सकती है, पर देखते हैं भैया क्या है यहाँ पे। तो माप जो है वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, पर हमारे सवाल में हमें तो यहाँ पे इमेज भी सेम दे रखी है, आकृति भी सेम दे रखी है और माप भी सेम दे रखी है। तो अगर ये ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या कहेंगे उसको? वेरी गुड। अगर आकृतियां सेम हैं, आकृतियां क्या हैं? सेम हैं, सही है, फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर असमान है, उनकी जो माप है वो अलग अलग है, तो भी क्या हो जाएंगे? वो समरूप हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, जैसे मान के चलो एक का 3 ले लू और एक का मैं 1 ले लू, पर वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएंगे?
समरूप आकृतियां हो जाएंगी, ठीक है, सिमिलर हो जाएंगी। जैसे कि मैं समझाता हूं और कुछ छोटी छोटी बातें, नोट में मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। आपने ये बात तो पढ़ ली थी कि अगर आकृति समान है तो सिमिलर होंगे, सही है। अगर उनकी माप भी समान है तो भी सिमिलर होंगे, और माप भी समान नहीं है तो भी सिमिलर होंगे। ये चीज पढ़ी थी ना। पर सिमिलर का तो बराबर का माप का उसका तो समझ में आता है, पर जो माप सिमिलर माप समान नहीं है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ कंडीशन है, उसको देखते हैं नोट नंबर फर्स्ट में। तो नोट नंबर फर्स्ट में बोला गया सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। पहली बात क्या है, जो आकृतियां सर्वांग सम होंगी ना वो सभी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। जो कॉन्ग्रेंट होते हैं, वो कह रहा है ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। जो कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में भैया कोई डाउट, बहुत सुंदर। लेकिन 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 सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। मतलब जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं वो सभी सिमिलर नहीं होते। बात समझ में आई भैया? यानी वो कह रहा है लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है। इसका मतलब है बट ऑल स्मॉलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। जितने भी सिमिलर होंगे ना, ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। मतलब जितनी भी समरूप त्रिभुज हैं, समरूप आकृतियां जो होंगी, ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड। वो कह रहा है दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। ओहो, ये बात तो बहुत बढ़िया है। वो कह रहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब, कब होते हैं दीपक जी? हाँ जी, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो अभी जी बता रहे हैं, जब एंगल ए बराबर एंगल पी हो। बहुत बढ़िया। जैसे हमारे पास दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल इधर दे रखा है ए, इधर दे रखा है बी, और इधर दे रखा है सी, और इधर दे रखा है पी, इधर दे रखा है क्यू, और इधर दे रखा है आर। बहुत बढ़िया। तो ये कहा जा रहा है कि जब एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। मेरा कहने का मतलब है मेरे पास ये एंगल ए था और मेरे पास ये एंगल पी है। अगर ये दोनों बराबर हैं, पहली कंडीशन, मेरे पास ये एंगल बी है और ये एंगल क्यू है, ये दोनों बराबर हैं। और तीसरी कंडीशन है सी और एंगल सी बराबर एंगल आर है। अगर ये एंगल भी बराबर है तो हमारा ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कोई डाउट है इस कंडीशन में? बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं मेरे भाई, इक्वल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर मैं इस वाली बात को थोड़ा सा और समझा दूं, यदि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, तो भी कंडीशन बन जाती है। जैसे कैसे, ए बी अपन पी क्यू। जैसे मैं इस वाली साइड को देखता हूं यहां से, ए बी अपन पी क्यू, तो ये क्या आ गया, फिर क्या आ गया, बी सी इजकल टू क्यू आर, और फिर क्या आ गया, ए सी इजकल टू पी आर। अगर इस प्रकार से भी कंडीशन बनती है तो भी ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? और जब हमें ये कंडीशन मिल गई है तो हम कह सकते हैं, और ये चीज हम जानते भी हैं, वी नो डेट, ये कंडीशन हम जानते हैं, हमको पता है क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। या तो एंगल बराबर हो जाएं या साइड करस्पॉन्डिंग हो जाएं, समान हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई डाउट है? बहुत सुंदर। दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, मतलब वो ये कह रहा है दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल है, अगर वो सिमिलर हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, तो उनको देखते हैं। जैसे अभी मैंने बताया भी था, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल बी, एंगल बी बराबर क्या है, एंगल क्यू, एंगल सी बराबर क्या है, एंगल आर। जब दोनों तीनों एंगल बराबर है तो हम क्या कह देंगे, ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए बी सी ट्राइंगल क्या है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। किस कसौटी के अंदर हो जाएगा, किस कंडीशन के अंदर हो जाएगा, किस रूल से हो जाएगा, एंगल एंगल एंगल। क्योंकि बाई हमने क्या लिया, एंगल 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 एंगल, सभी एंगल बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर है, तो क्या कसौटी लग जाएगी, क्या कंडीशन लग जाएगी, एंगल एंगल एंगल। और जब ये होगा, एंगल होगा, साइड होगा, एंगल होगा, तो एंगल साइड एंगल वाली कंडीशन लग जाएगी। तो इसको अगले को देखते हैं। अगला क्या है, एस एस एस। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइड देखो, ए बी अपन क्या हो जाएगा, पी क्यू। दूसरा क्या है, बी सी
अपन क्या हो गया क्यू आर, तीसरा क्या ए सी, और अपन क्या हो जाएगा पी आर के। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। कोई दिक्कत है? वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है साइड एंगल साइड। तो देखो यहां क्या लिखा गया एंगल ए बराबर क्या है एंगल पी। फिर क्या कह रहा है ए बी इजकल टू पी क्यू। फिर क्या कह रहा है ए सी इजकल टू पी आर। बहुत सुंदर बात है, दो साइड बराबर हो गई ना, एक एंगल बराबर हो गया ना, तो हम क्या कह देंगे साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। और इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म होने की तरफ है, बस एक टॉपिक और बच रहा है और चैप्टर क्या हो गया है खत्म। आधारभूत समानुपात प्रमेय बीपीटी, और इसे ही हम कहते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। तो इसमें बस आपको एक छोटी सी बात याद रख लेनी है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई एक साइड है उसके पैरेलल कोई एक रेखा एक लाइन खींची जाए, तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं के समान पात में विभाजित हो जाती है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन ने क्या कर दिया इसको इधर और इसको इधर कितने भागों में बांट दिया दो भागों में। दो भागों में जैसे ही बांटा तो क्या बन गया रेशियो। और रेशियो कैसे बना देखो एडी अपन बीडी इज इक्वल टू एई अपन सीई, और ये क्या कहलाती है थेल्स प्रमेय। और यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलने की संभावना है, मैंने लिख दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट दिस थ्योरम। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति क्या कह रहा है क्या है इसको समझते हैं एकदम डीपली। और ये टॉपिक कंप्लीट होगा तभी क्लास ऑफ होगी, उससे पहले क्लास ऑफ नहीं होगी। तो देखिए ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या है कि वह ब्रांच जिसमें पॉइंट लाइन फिगर को ग्राफ, मतलब क्या रहेगा पॉइंट रहेंगे लाइन रहेंगे ग्राफ रहेंगे और फिगर रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा पर स्टडी किया जाता है उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्या क्या रहेगा मेरे भाई देखो, ब्रांच होगी, पॉइंट होंगे, मेन चीज क्या है पॉइंट होंगे, लाइन होंगी, फिगर होंगी और ग्राफ होंगे। इतने पार्ट से मिलके क्या बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे मैं इसमें टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, टॉपिक नंबर 2 बनेगा इसका। इसमें आता है कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या बीमारी है भाई, बच्चे बोलेंगे कार्तीय तल आखिरकार है क्या, तो कार्तीय तल समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन दो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। ओहो कितने से बनता है दो परपेंडिकुलर लाइन। दो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, ये तो बड़ा सोचने वाली बात है। तो जैसे अगर हम देखें, मान के चलो मैंने एक ये लाइन ली, कैसे लाइन ली ऐसे, यही तो लाइन ली मैंने और इसको मैंने ऐसे कलर से रंग दिया, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने एक और लाइन ले ली ऐसे करके, ऐसे ही तो ली भैया। ओहो ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं ठंड पड़ रही है ए भैया। तो मैंने कितनी लाइन ले ली, दो लाइन ले ली, एक लाइन और दो लाइन। उसमें क्या बोला गया था कैसी दो परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम कितनी परपेंडिकुलर लाइन हो गई, अब ये क्या बना, ये जो पार्ट है ये क्या है कार्टेशियन कार्तीय तल, ये तल बन गया ऐसे करके पूरा। और इस तल को हमने बांट दिया किस कंडीशन पे, एक बांटा एक्स अक्ष और एक बांटा वाई अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली लाइन, तो ये आपका एक्स हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा एक्स डैश। और वाई क्या होती है वर्टिकल लाइन, तो ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। कोई दिक्कत? इन लाइन का जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है ऑर्गन कहलाता है, मूल बिंदु। यहां दोनों मिलते हैं उसे हम ऑर्गन कहते हैं। दोनों मिलते हैं, दोनों कहां मिल रहे हैं यहां मिल रहे हैं, यहां इस वाले पॉइंट पर। ये हो गया 0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं क्या हो जाएंगे 0,0। ये मैंने O मान लिया, इसी पॉइंट पे तो मिले। जब दोनों अक्ष एक्स और वाई जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो इसके क्या कहलाते हैं ऑर्गन कहलाते हैं, मूल बिंदु कहलाते हैं। मूल बिंदु मतलब 0,0। अब 0,0 क्यों हुए, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट यही तो है, यही से तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और जब यहां हम खड़े हैं और यहीं से मैंने सबको डिवाइड कर दिया इधर इधर इधर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ही तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी मेरी 0। इस वजह से मूल बिंदु जो होता है वो क्या होता है 0,0। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? बहुत सुंदर। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट, आगे बोला गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब पॉइंट की बात की गई है, क्या कह रहा है किसी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट को x, y, क्या x, y
के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी पॉइंट है उसको हम x, y के रूप में लिखते हैं, जैसे 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 मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है। x ये x कोऑर्डिनेट होता है, y ये y कोऑर्डिनेट होता है, इसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y अक्ष। x जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y अक्ष। कोई दिक्कत रही भैया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अक्ष, y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, y कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात? थोड़ा सा समझिए एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या लिया, 3,4। क्या लिया, 3,4। तो देखो पहला वाला टर्म क्या हो गया, x, दूसरा वाला टर्म क्या हो गया, y। एक क्वेश्चन आया, इसको हमने पहले वाले को x ही क्यों लिया, दूसरे वाले को y ही क्यों लिया, इसका रीजन क्या है? तो समझते हैं इसको। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल और ले लिया, मैंने यहां लिख लिया 5 और यहां मैंने लिख लिया 6। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलो रुकते हैं, थोड़ा देखते हैं। एक एग्जांपल और लिया मैंने, यहां पे ले लिया 8 और यहां पे ले लिया 6। बहुत बढ़िया बात है भाई, ये तो दो दो एग्जांपल हो गए। कुछ लोग बोलेंगे जी छोटी संख्या थी तो इसने हमको x ले लिया, ये बड़ी संख्या थी तो इसने हमको y ले लिया, बोलेंगे या नहीं? चलो बहुत बढ़िया बात है। हमने इसको लिया, ओहो ये तो बड़ी संख्या है, ये तो y होगा, ये छोटी संख्या है, ये तो x होगा। क्या ऐसा होता है? भाई साहब नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ये गलत हो गया। जब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो सबसे पहले हम किसको काउंट करते हैं, x को, फिर किसको करते हैं, y को, फिर किसको करते हैं, z को। जैसे ABCD जो अल्फाबेट जो क्रम रहता है वो ABCDEFGHIJKLMNOPQ ऐसे ही तो चलता है, मुझे ABCD याद है, चिंता मत करना। ठीक है, तो यहां से कोई दिक्कत है भैया? तो ये क्या हो जाएगा, इस वजह से x y z चलता है। तो जो अल्फाबेट में पहले क्या आता है x, तो हम x, y, पहला वाला कोऑर्डिनेट हमारा x होगा, दूसरा वाला y होगा। क्या कोई दिक्कत है? तो समझ में आ गया x y। तो इस वजह से ये पहले क्या लिया गया था, x, और फिर ये क्या लिया गया था, y। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ओहो ओहो, क्वाड्रेंट को कितने पार्ट में बांटा गया है, 4। 4 धिंगरा हैं। कितने धिंगरा, 4। देखते हैं भैया, उसने बोला है कैसे बांट दिया गया, 4 भागों में बांट दिया गया। एक पिताजी थे भाई साहब, एक थे अकेले, उनका नाम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उनके कितने बच्चे हो गए, 4। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक प्रॉपर्टी तैयार की थी। क्या की थी तैयार, एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का नाम क्या था, कार्टेशियन। क्या नाम था भैया, कार्टेशियन। और उन्होंने क्या कर दिया, ताऊ जी को क्या दे दिया, धोखा। कैसे, कि भाई साहब हम न रहेंगे शामिल और हमको कर दियो अलग अलग। तो ये जो हमने बनाया था पहले, ये जो पार्ट हमने बनाया था, ये बनाया था हमने x, और ये जो बनाया था हमने x डैश, और ये जो बनाया y, और ये जो बनाया था y डैश बनाया था। और इन चारों पार्ट को, और यहां वाला जो पार्ट बनाया था, ये वाला पार्ट, ये 0,0 बनाया था, इसको हमने ऑर्गेन बोला, मूल बिंदु बोला था। और ये पूरा जो पार्ट बन रहा था ये कार्टेशियन बन रहा था, कार्टेशियन तल यानी कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। भाई साहब बोलते हैं, भाई साहब कैसे बोलते हैं, हमको नहीं रहना एक साथ और हमको रहना है अलग अलग। कौन कौन अलग रहना चाहते हैं, एक तो ये अमन जी हैं, ये बहुत शैतानी हो गए हैं, एक तो ये, और एक हैं दरोगा जी उर्फ पवन, तीसरे हैं इनका नाम है भैया दीपक जी, और चौथे हैं अनुज। ये चारों बड़े शैतान बच्चे हैं, और इन्होंने क्या फैसला किया कि आज हमको एक साथ नहीं रहना। कैसे रहना है, अलग अलग। तो हम बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, इसको बांटते हैं पहला, और इसको बांटते हैं दूसरा, और इसको बांटते हैं तीसरा, और इसको बांटते हैं चौथा। हमने चारों तरीके से बांट दिया, चारों को बांट दिया। चारों से कह दिया कि ले भाई तू इतनी प्रॉपर्टी ले ले, ले भाई तू इतनी प्रॉपर्टी ले ले, कि ले भाई तू इतनी ले ले, और ले भाई तू इतनी ले ले। मैंने चारों को अलग अलग प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया गया। बहुत बढ़िया। अब इनसे बोला गया भाई चलो तुम्हारे पार्ट की नाप कर देते हैं, तुम्हें अपना अपना हिस्सा फिक्स कर देते हैं। तो पहली बात क्या है, बीच में से काट दिया, ऐसे करके कोई चौकोर खेत था उसमें से बीच में से काट दिया, और बीच में से कितने हिस्से कर दिए, 4। अब यहां पे भी तो लड़ाई होगी, ऐसा भी तो हो सकता है नाप में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, किसी को ज्यादा मिल जाए किसी को कम मिल जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो हम क्या करते हैं, हमने यहां से लेकर यहां तक नाप डाली, यहां से लेकर यहां तक नाप डाली। ये वाली जो वैल्यू थी वो कौन सी थी मेरे भाई, प्लस, और ये वाली जो वैल्यू थी ये भी कौन सी थी, प्लस। अब आप बोलोगे यार यहां तो कहीं प्लस प्लस लिखा हुआ नहीं है, ये प्लस प्लस कहां से आ गया, आया ना प्लस प्लस, कहां से आया,
इधर की तरफ जो चलते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ऊपर की तरफ जो चलते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और इधर की तरफ जो आते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और नीचे की तरफ भी नेगेटिव। जैसे मैं कहूं तो इधर नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर भी नेगेटिव वैल्यू होती है। आप समझ सकते हो, इंटीजर होता है ना, इंटीजर पूर्णांक जिसे हम कहते हैं, इधर की तरफ तो पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इधर की तरफ नेगेटिव। और आप एक चीज जानते हो, जब ऊपर जाते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव में काउंट होती है, और नीचे आते हो तो तुम गिर रहे हो ना, गिरता हुआ तो हमेशा नीचे ही होता है और बढ़ता हुआ ऊपर होता है। तो इस वजह से इधर पॉजिटिव हो गया और इधर नेगेटिव हो गया। सही है। तो इन भाई साहब ने यहां से नाप चालू की, यहां वाली पटरी का नाम क्या था, एक्स, और यहां वाली पटरी का नाम क्या था, वाई। इसके पास भी पॉजिटिव था, इसके पास भी पॉजिटिव था, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस प्लस, क्योंकि ये वाली लाइन भी पॉजिटिव थी और ये वाली लाइन भी पॉजिटिव थी। समझ में आई बात। तो क्या हो गया, प्लस और प्लस। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमने यहां तक चलना स्टार्ट किया। ओहो, यहां कैसी लाइन है, ये तो प्लस वाली है तो प्लस लिख देंगे, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना है। और ये वाली लाइन कौन सी है, माइनस, तो इसको हम माइनस लिख देंगे। क्या ये हमारे कोऑर्डिनेट सही है, भाई साहब नहीं सही है, क्योंकि इसका सीक्वेंस सही नहीं है। पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स वाली लाइन को, तो एक्स वाली लाइन कौन सी है ये, और वाई वाली लाइन कौन सी है ये। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद आपने यहां से चलना स्टार्ट किया इधर की तरफ, तो ये वाली लाइन कैसी है, माइनस की, ओहो, और ये वाली लाइन कैसी है, माइनस की। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, माइनस और माइनस। अब आपने यहां से यहां चलना स्टार्ट किया, तो ये वाली लाइन कौन सी है, प्लस की, तो हम पहले हमें ये वाला लेना पड़ेगा, फिर ये वाली लाइन कौन सी है, माइनस की, तो ये माइनस लेना पड़ेगा। अगर अब आप अपने कोऑर्डिनेट चेक करते हो, तो पहले क्वाड्रेंट को जो हिस्सा मिला, पहले आदमी को जो हिस्सा मिला वो मिला क्या, प्लस और प्लस। दूसरे वाले व्यक्ति को जो हिस्सा मिला वो क्या मिला, माइनस और प्लस। और तीसरे वाले व्यक्ति को जो हिस्सा मिला वो कितना मिला, माइनस और माइनस। और चौथे वाले को जो मिला वो क्या मिला, प्लस और माइनस। जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया गया, पहले आदमी को क्या मिला, प्लस प्लस, दूसरे आदमी को क्या मिला, माइनस प्लस, तीसरे को क्या मिला, माइनस माइनस, और चौथे को क्या मिला, प्लस और माइनस। वो चीज मैंने यहां पे भी एक्सप्लेन कर दी है। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। चलो, बहुत सुंदर बात, आगे चलते हैं। अब एक और बात आती है, झगड़ा तो इनमें चलता रहेगा ना, ये मानेंगे थोड़े ही, शैतानी बच्चे हैं, मानेंगे नहीं। तो आगे क्या बोला गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जिन्होंने कह रहे हैं हम ऐसे ना मानेंगे, हमें तुम नाप लिख के दे दो, नाप दो कि हमें इतना हिस्सा मिले, हमें इतना हिस्सा मिले, हमें इतना हिस्सा मिले। तो हम क्या कर रहे हैं, इनकी नाप लगा रहे हैं। नाप कैसे लगाएंगे, दो पॉइंट थे भाई, नाप जब होगी तो फीते को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में रखा जाएगा। भाई यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक रख दो। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मैंने एक पॉइंट लिया और मेरा पॉइंट क्या था, ऐसे करके ये, और जब मैंने ये वाला पॉइंट रखा ऐसे करके, तो मैंने इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया, ए, ओहो, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम दिया, बी। बहुत बढ़िया बात। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो नाप दो, वो दूरी नाप दो। अब वो दूरी नापेंगे हम। तो मैंने इस दूरी का नाम जो लिया था वो तो लिया था x1, और इसका जो नाम लिया था वो कितना लिया था, y1, और इसका जो नाम लिया था वो लिया था x2, और इसका जो नाम लिया था वो क्या लिया था, y2। कोई दिक्कत है, तो मैंने बता दिया भाई यहां ये है और यहां ये है। तो अब ये बोले भाई यहां से लेकर यहां तक बताओ मुझे, बिल्कुल बताते हैं। और इसका नाम मैंने क्या दिया भाई, d, क्योंकि इनके बीच की दूरी निकालना है, d फॉर डिस्टेंस। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, डिस्टेंस बराबर यानी d बराबर क्या बनाया, x2 में से x1 माइनस करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, बहुत बढ़िया, प्लस y2 में से y1 माइनस करोगे, होल स्क्वायर कर दोगे, फॉर्मूला बन गया। जिद्दी बच्चे हैं बहुत, मानेंगे नहीं, बोले क्या नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। बात कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ए के पास है कितने, 2,3 पॉइंट, अनुज के पास है 2,3 यानी 2,3, 2,3। बी के पास क्या है, बी के पास है भैया 6,7, और ये है भैया अमन जी, इनके पास कितने, 6,7। अब बोलते हैं लो, ये रही हमारी नाप, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। अब दोनों ना बीचों का हिस्सा नाप दो, नहीं तो मोते भरो कोई ना होगा। चलो साहब भाई धिंग रहा है, हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, हम फॉर्मूले से कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यार, पहला वाला भैया है धिंग रहा है, तो इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया मेरे भाई x1, x1 बराबर कितना हो गया 2, ये क्या हो जाएगा y1, y1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ओहो बहुत बढ़िया बात है। ये कितना है भाई x2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और ये कितना है y2 बराबर कितना हो जाएगा 7। सभी के पॉइंट को यहां पे लिख लिया है। अब आती है बात फॉर्मूले की, फॉर्मूला में पुट करना है। ये कितना है x2, x2 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 6, यहां लिख दो 6। उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, यहां लिख दो भाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस y2 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 7। तो यहां क्या लिखोगे 7 और माइनस लगाओगे माइनस y1 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 कितना है 3। तो हमने क्या लिख दिया 3 और क्या क्या लिखोगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी? एकदम क्लियर है। अब आप करोगे क्या d इज इक्वल टू, इसको जब आप लिखोगे 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। ओहो 4 का स्क्वायर कर दो और 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4 और यहां पे भी 4 का स्क्वायर कर दो और जब आपने 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 16 और इधर भी 4 का स्क्वायर किया क्या आ गया 16 और d बराबर दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 32। क्या 32 के फैक्टर हो सकते हैं? देखते हैं क्या पता हो जाए। अगर हमने फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 हो तो रहे भैया, ऐसे होंगे ना 4 4 2। अब हमने क्या काम किया, इसको यहां पे ऐसे लिख लेते हैं, बढ़िया लगेगा ना, देखने में सुंदर सा ही लगेगा। तो इसको हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो d बराबर जो वैल्यू निकल के आएगी इससे बाहर क्या आ जाएगा निकल के? बच्चे बोलेंगे ये क्या बीमारी है भाई, ये क्या लिख रहा है? तो ये क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू, यहां से बाहर क्या आ गया 4। ये 2 अकेला पड़ गया भाई, ये अकेला है, अकेले पे मार बहुत पड़ती है, मार बहुत पड़ेगी। ये कितना हो गया 2। तो d बराबर जो आपका आंसर आया वो कितने यूनिट आया? इतने यूनिट आया भैया। कोई दिक्कत रही? तो इनके बीच की जो दूरी निकल के आई दोनों नाहरन के बीच की वो कितनी निकली 4√2। तो ऐसा सवाल जब भी आए तो आप ऐसे उसको मारना उठा उठा के। कोई दिक्कत है? सवाल क्लियर है भैया? कोई